ये लेक्चर नंबर कितना इलेक्ट्रोडायनामिक्स का? 14। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरू कर दिया था करना है। कहाँ तक किया था? उसमें मैंने वो वैल्यू निकाल ली थी क्यू की जो है। वॉल्यूम एलिमेंट निकाल लिया था। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज अब हमने इसी से ये जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़े थे, इसी से हमने जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं उनको स्टडी करना है। पहले सिलेंड्रिकल करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम उसको करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो आज हमारा टॉपिक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले समझने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक फिगर जो है उसको ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, और वो फिगर से फिर हम उसको जो आगे ड्राइव आउट करेंगे। तो ये देखें कि ये हमारे पास एक क्यूबिक टाइप शेप है। ऐसे, और यहाँ पे ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, इधर से इस लाइन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट P लेता हूँ, और उस पॉइंट P से हमारे पास यूनिट वेक्टर्स के जो वेक्टर्स हैं उनको ड्रा करते हैं। इसको रो यूनिट वेक्टर, ये भी रो, ये वेक्टर रो का है। ठीक है, ये Z यूनिट वेक्टर हो गया, ये हमारे पास Z, ये रो, ये फाई यूनिट वेक्टर जो है, यानी कि इस तरफ फाई है, इस तरफ रो है, इस तरफ Z है। ये हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यानी कि ये पॉइंट P जो है ये रो, फाई और Z, ठीक है जी, रो, फाई और Z का फंक्शन है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से एक जो है वो लाइन यूँ करके ड्रा करूँ इधर, तो ये ओरिजिन है मेरे पास, और इधर से एक लाइन आप यूँ ड्रा करें और इसको इसके साथ मिला दें, और इधर से फिर इसको इसके साथ जो इधर मिला दें। अब इस तरफ जो ये आपके हैं ये Y एक्सिस हैं, ये आपके Z एक्सिस हैं, और ये वाले X एक्सिस हैं। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसको आप इधर तक ले जाएं, ये जो रो वेक्टर है। अच्छा, अब ये जो यहाँ से ये जहाँ पर ओरिजिन है आपका ये, ठीक है, इसको हम उधर ले लेते हैं। ये ओरिजिन जो है इसको अगर मैं इसके साथ मिला दूँ तो ये एक्चुअली मेरे पास फाई है, यानी कि जो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर रहा है ये उसका फाई।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फिगर है, ये पॉइंट P है जो कि फंक्शन है किसका, रो फाई और z का। तो इसको आप कह दें कि ये कोई फिगर A है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को। इट इज रिप्रेजेंटिंग द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू फिगर ए, फिगर ए के मुताबिक Q1 रो के बराबर है, Q2 फाई के बराबर है और Q3 Z के बराबर है। ठीक है, ये हमने जो जर्नल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम थे उनको रिलेट किया किसके साथ, सिलेंड्रिकल साथ। Q1 की वैल्यू ली है रो, Q2 के लिए फाई और Q3 के लिए Z। ये तीन वैल्यूज हैं लिया। अब ये जो पॉइंट P है, एट पॉइंट P, इस पॉइंट P के ऊपर ये तीनों एक दूसरे के अर्थोगोनल डायरेक्शंस में हैं। अर्थोगोनल का मतलब है कि रो फाई और Z तीनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। There are mutually orthogonal डायरेक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, म्यूचुअली डिफाइंड बाय थ्री यूनिट वेक्टर्स रो फाई एंड Z। ठीक है, यही तीन डायरेक्शंस हैं, रो फाई और Z। तो ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है रो एंड फाई, द यूनिट वेक्टर्स रो एंड फाई does not maintain the same direction in space। ऑब्वियसली ये स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रो और फाई जो है ये अपनी डायरेक्शन को, यानी कि फाई और रो की डायरेक्शन जो है ये एक जैसी नहीं रहती स्पेस के अंदर, क्योंकि फाई तो आप ऑब्वियसली देख रहे हो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका किस तरह रोटेट करता है। फाई का तो है, और रो भी जो है यहाँ पर वो भी, चूँकि ये सिलेंड्रिकल सिमिट्री है, तो सिलेंड्रिकल सिमिट्री जो होती है वो क्या होती है, उसकी दो सरफेसेस जो होती हैं वो कर्व्ड होती हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेसेस होती हैं। तो कर्व्ड सरफेसेस जो हैं उनके अंदर कर्व आता है, यानी कि रोटेशन कोई एंगल जो है वो बनता है। तो इस वजह से जो रो और फाई हैं इनकी डायरेक्शन स्पेस के अंदर, यानी कि इनकी डायरेक्शन स्पेस के अंदर सेम ना रहने का मतलब यह है कि इनका एंगल चेंज होगा स्पेस के अंदर। ठीक है, ये अपना एंगल जो, क्योंकि कर्व्ड है, ये सिस्टम ही पूरा सिलेंड्रिकल जो, ये कौन सी सिमिट्री है, ये कर्व्ड सिमिट्री है, ये कोई स्ट्रेट लाइन सिमिट्री नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों तो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन ही रखेंगे, ये चेंज करेंगे एज द पॉइंट P मूव्स अबाउट।
जब पॉइंट पी जो है वो मूव करेगा। लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर चाहे ये दोनों अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, रो जेड रहेगा कांस्टेंट, चाहे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट पर, यानी कि ये जब पॉइंट मूव करेगा तो किसी भी पॉइंट के ऊपर ये तीनों जो हैं रो, फाई और जेड, ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। चाहे आप इस पॉइंट पर हैं, इधर भी परपेंडिकुलर, इधर से मूव करके आगे चला गया, इधर भी परपेंडिकुलर है, फिर इधर से मूव करके आगे चला गया, इधर भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सिस्टम जितने हैं ये सारे अर्थोगोनल हैं, ये अर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम है। तो हाउएवर at any given point, कोई भी हमारे पास जो गिवन पॉइंट है, ठीक है, किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर द थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, तो ये ऑर्थोगोनल है। अब जो हमारे पास वेक्टर है जो डिफाइन करेगा पोजीशन P की, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट P की पोजीशन को, वो जिधर भी आपने स्पेस में यहाँ पर रखा हुआ है, जारी बात है इसको स्पेस में आपने रखा हुआ है तो फिर पोजीशन वेक्टर से आपको इसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब आपने इसको यहाँ पर रखा तो पोजीशन वेक्टर जो होगा इसके लिए, द वेक्टर that defines the position of point P is R rho unit vector plus Z unit vector। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब हमने जब ये वेक्टर लिखा है तो इस वेक्टर को लिखते हुए आपने फाई को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, हालांकि फाई भी तो तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो इसके अंदर है, ठीक है जी, इस बात से इनकार नहीं है कि फाई नहीं है, रो, फाई और जेड, तो फिर फाई को भी होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली फाई जो है उसकी ओरिएंटेशन का ताल्लुक रो की ओरिएंटेशन के साथ, ठीक है, यानी कि अगर रो चेंज करेगा तो फिर फाई, क्योंकि हमने पीछे ये बात कही है कि जो रो और फाई हैं वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन नहीं रखते स्पेस के अंदर, लेकिन जेड जो है वो तो रखता है, तो फिर आप रो के साथ ही फाई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो है वो फाई को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि रो ही फाई को स्पेसिफाई जो है वो कर रहा है। तो नाउ यू कैन से कि हम ये कह सकते हैं कि फाई जो है, फाई does not appear in equation 1 on the right hand side, तो फाई जो है वो राइट हैंड साइड जो इक्वेशन के उस पर वहां पर अपीयर नहीं हो रहा, तो ये इसको कौन सी चीज स्पेसिफाइड करती है, इट इज स्पेसिफाइड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ रो, इट इज स्पेसिफाइड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ रो।
इसको रो की जो ओरिएंटेशन है उससे स्पेसिफाई जो है वो किया जाता है। ठीक है, रो जो है इसकी ओरिएंटेशन यानी कि इसकी सिमत को डिस्क्राइब करती है, इसलिए इसका इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको शो करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड ही रो के ऊपर कर रहा है। रो जो डायरेक्शन लेगा वही डायरेक्शन जो है फिर फाई भी उसके मुताबिक लेगा। तो अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स फाई एंड जेड, अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास फाई और जेड ऑफ द पॉइंट P remain constant, अगर ये कांस्टेंट रहे, इफ सपोज कर रहे हैं कि अगर फाई और जेड कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहे वाइल रो इंक्रीजेस, लेकिन रो जो है वो कांस्टेंट ना हो, वो इंक्रीज करे बाय डी रो से, तो फिर पॉइंट पी कितना मूव करेगा? द पॉइंट पी मूव्स बाय डी आर इज इक्वल टू डी रो यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम यहां पर ये सपोज कर रहे हैं कि फाई और जेड जो है पॉइंट पी के, सपोज किया कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे, तो वो नहीं अगर चेंज हो रहे तो फिर रो जो है वो चेंज होगा। तो रो कब चेंज होगा? जब पॉइंट पी मूव करेगा। तो पॉइंट पी मूव करेगा तो रो के अंदर इंक्रीज आएगी, इंक्रीज आए या डिक्रीज आए इसका मतलब है कि वो चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो इंक्रीज आएगी तो वो डी रो यूनिट वेक्टर के, डी रो क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ चेंज, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट ऑफ चेंज इसको कहते हैं, कि बहुत छोटी सी जो चेंज है उस रो के अंदर जो आई है पॉइंट पी के मूव का, तो फिर आपका पोजीशन वेक्टर जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। उसकी वजह कि बाकी दो तो आपने उसके अंदर कांस्टेंट ले ली है इक्वेशन 1 के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम रो और फाई को फिक्स कर दें, ठीक है, इफ रो, सेकंड नंबर पर इफ रो एंड जेड, अगर रो और जेड जो है वो कांस्टेंट हो, रिमेन कांस्टेंट। अब रो और जेड को आप कांस्टेंट कर दें तो वाइल फाई इंक्रीजेज बाय डी फाई, तो फाई जो है वो इंक्रीज करेगा किससे? डी फाई से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो हमारे पास देन डी आर है ये आ जाएगा रो डी फाई यूनिट वेक्टर। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहां पर रो कहां से आ गया? इसको हाली डी फाई यूनिट वेक्टर होना चाहिए था। तो मसला ये है कि रो डी फाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप फाई को रो के बगैर नहीं लिख सकते। अगर रो चेंज होगा तो फिर फाई भी चेंज होगा, अगर फाई चेंज होगा तो फिर रो भी चेंज होगा, इसलिए फिर ये रो डी फाई यूनिट वेक्टर यहां पर आ गया। अच्छा, उसके बाद फाइनली अगर आप रो और जो फाई है इसको फिक्स कर दें, फाइनली इफ रो एंड फाई आर फिक्स्ड, अगर रो और फाई जो है ये फिक्स हो जाए, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, तो फिर क्या इंक्रीज करेगा? जेड इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वाई जेड इंक्रीजेस बाय डी जेड, तो फिर जेड इंक्रीज करेगा डी जेड से।
तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है डी आर वो आ जाएगा जेड डी जेड के बराबर। ये तो हमने सेट्स बना के देखे हैं कि दो को आप फिक्स करें तो तीसरा चेंज होगा। इसका मतलब है कि तीनों के अंदर ही वेरिएशन जो है वो आ सकती है, चाहे आप रो की तरफ जाएं, चाहे आप फाई की तरफ जाएं, चाहे आप जेड की तरफ जाएं। तो देखें ना, जैसे एक्स वाई और जेड होते हैं, एक्स की तरफ मूव करेंगे तो एक्स में चेंज आएगी, वाई की तरफ पॉइंट को मूव करेंगे तो वाई में चेंज आएगी, जेड की तरफ पॉइंट को मूव करेंगे तो जेड में चेंज आएगी। तो यहां पर भी ये रो फाई जेड किससे रिलेटेड है? इन्हीं एक्स वाई और जेड के साथ। तो इनको भी अगर आप मूव करेंगे तो फिर इनके अंदर भी चेंज जो है वो आएगी। अब ये जो हमारे पास आर्बिट्रेरी इंक्रीमेंट्स हैं वो कौन कौन सी आ गई हैं? डी रो, डी फाई, डी जेड। ठीक है, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी इंक्रीमेंट्स आ गई हैं। तो फॉर आर्बिट्रेरी इंक्रीमेंट्स, हमारे पास जो आर्बिट्रेरी इंक्रीमेंट्स हैं वो हैं डी रो, डी फाई, डी जेड। ठीक है, तो अब इनके मुताबिक ये जो इंक्रीमेंट्स आ गए, अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन करें, तो द डिस्टेंस एलिमेंट, अब इन इंक्रीमेंट्स के लिहाज से जो डिस्टेंस एलिमेंट है इज दस डी आर इज इक्वल टू डी रो, रो यूनिट वेक्टर प्लस रो डी फाई, फाई यूनिट वेक्टर प्लस डी जेड, जेड यूनिट वेक्टर। तो इसको मैं कह देता हूं ये कोई इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ गई। ठीक है जी, अब मुझे इसका वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। आपने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वॉल्यूम एलिमेंट जो है उसको कैलकुलेट किया था। अब मुझे दोबारा एक फिगर बनानी पड़ेगी उस वॉल्यूम एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर हम उसी तरह एक क्यूब सा बनाते हैं। यहां पर जो है इसको इससे मिला दें तो ये आपके पास कोई ओरिजिन है। अब यहां से ये पॉइंट इधर एक पॉइंट पी, मैं फिर वही वाला लेता हूं। ठीक है जी, इधर जा रहा है ये फाई, इस तरफ जा रहा है ये जेड, और इस तरफ जा रहा है ये रो, और इधर इसी तरह ये भी रो। ये रो यूनिट वेक्टर, ये फाई यूनिट वेक्टर, ये जेड यूनिट वेक्टर। अब यहां पर आप एक
ये क्यूब छोटा सा बना लें, ठीक है। तो ये वाली इस क्यूब की डी जेड है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला पोर्शन जो है इस क्यूब का ये रो डी फाई है, ठीक है। और जो ये यहाँ से पोर्शन इसका जाएगा, यानी कि इसके साथ ये जो रो की तरफ इस तरफ जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये अब आपके पास होगा डी रो डी फाई डी रो और डी जेड, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए नीचे ज़रा फिगर के ऊपर, तो यहाँ से ये आपके पास y है, ये z है और ये x है। इधर से अगर मैं यहाँ से एक लाइन यूँ खींचूँ और इसको इधर तक ले जाऊँ, बल्कि इसको इधर तक ले जाए, ठीक है। ये बल्कि इसके साथ यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है रो यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब यहाँ से आप इस पॉइंट को नीचे की तरफ ले हैं, इधर इसके साथ मिला दें, इधर से एक लाइन खींचें ऐसे, ठीक है। फिर इधर से एक लाइन जो है उसको ड्रा करें ये यहाँ तक, ठीक है जी। तो इधर से इधर तक ये जो चीज़ है ये फाई है, और ये जो यहाँ से आगे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ये वाला, ये डी फाई है, ठीक है। यानी कि वो जो थोड़ा सा रोटेट हुआ है, शिफ्ट हुआ है, तो ये डी फाई। अब ये हमारे पास जो फिगर है ये फिगर आ गई बी, दिस इज फिगर बी। तो ये फिगर बी आप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर वॉल्यूम एलिमेंट की फिगर जो है ये हमने बनाई है। अब ये फिगर क्या शो करती है, फिगर बी shows the volume element whose edges, यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट जिसके एजेस जो हैं आर द एलिमेंट्स of length corresponding to infinitesimal increments in coordinates at point P as shown in figure A।
जैसा कि फिगर ए के अंदर दिखाया गया। तो ये सारे एजेस जो हैं इसके, ये किसको कारस्पॉन्ड कर रहे हैं? लेंथ के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो इनफाइनिटेसिमल हमारे पास वॉल्यूम होगा, इसको देखते हुए ठीक है जी, वो इनफाइनिटेसिमल वॉल्यूम जो है दैट विल बी इक्वल टू डी वी रो डी फाई डी जेड। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या किया कि कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया वॉल्यूम एलिमेंट, यानी कि उन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स जो जनरल कोऑर्डिनेट्स आप पढ़े थे उनसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको कैलकुलेट किया, निकाल लिया। इससे आप सरफेस का भी निकाल सकते हैं। रो डी फाई लेंगे तो ये एरिया एलिमेंट निकल आएगा। ठीक है, रो डी फाई डी जेड लेंगे तो तब भी एरिया में एलिमेंट निकल आएगा। डी फाई डी जेड लेंगे तो तब भी एरिया एलिमेंट, रो डी फाई डी जेड लेंगे तो तब भी एरिया एलिमेंट जो है वो निकल आएगा। यानी कि इससे आप जब वॉल्यूम निकाल लिया तो फिर एरिया एलिमेंट निकालना जो है वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो है हमने ज़रा ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो अभी हमने कर्वीलिनियर की फॉर्म में जो है इनको राइट डाउन किया। तो अगर इसकी ज़रा थोड़ी सी फिज़िकल सिग्निफिकेंस जो है उसको भी देखा जाए तो आप ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, रो फाई और जेड, इन यूनिट वेक्टर्स को अगर आप रिलेट करना चाहते हैं एक्स वाई और जेड के साथ, ठीक है, तो एक्स वाई और जेड के साथ इनको रिलेट करने के लिए मैं कुछ रिलेशंस हैं यहाँ पर उनको राइट डाउन करूँगा। तो द रिलेशन of rho phi and z with x y and z, ये रिलेशन जो है x रो cos of phi, y रो sin of phi और z इज इक्वल टू z। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। अब मैं जो है वो एक और फिगर यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है, जिसको हम फिगर सी कह लेंगे। अब इस फिगर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास y, z और x, ठीक है, ये मैं फिर यहाँ पर जो है वो इस जगह पर एक पॉइंट P लेता हूँ और इधर से ये लाइन इस पॉइंट P के साथ मिला देता हूँ। इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ नीचे, इस परपेंडिकुलर के साथ ये लाइन मिला देता हूँ और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ जो ये आता है। ये यहाँ से रोटेशन का एंगल है फाई, ठीक है। ये जो हमारे पास लाइन जा रही है ये है रो,
और इस पॉइंट P का ये जो इस तरफ है ये रो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह पर ये z यूनिट वेक्टर और इधर से ये फाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये कोई फिगर हमारे पास C जो है वो आ गई। ये जो इस तरफ ऊपर जा रही है ये आपके पास क्या है, इसकी हाइट है z। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि x रो कास फाई के बराबर है, y रो साइन फाई के जो है वो बराबर है, ये टर्में मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी। अब ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इसके अंदर, द यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, रो यूनिट वेक्टर जो है वो बराबर है कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर के प्लस साइन फाई फाई वाई यूनिट वेक्टर के, और फाई यूनिट वेक्टर बराबर है हमारे पास माइनस साइन फाई एक्स यूनिट वेक्टर के प्लस कॉस फाई वाई यूनिट वेक्टर के, और z यूनिट वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू z यूनिट वेक्टर। तो पीछे हमने 3 इक्वेशंस डिफाइन की हैं। अगर 3 की हैं तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब जो हमारे पास इनफाइनाइट सिंबल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, द इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स, वो हमारे पास आ जाएंगे dl रो इज इक्वल टू d रो, dl फाई इज इक्वल टू रो d फाई, और dlz इज इक्वल टू dz। इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आपके पास आ गई। ठीक है, अब यहां से जो आपके पास dl है, ठीक है, ये उसी तरह निकल आएगा जैसे मैंने पीछे जो है वो कैलकुलेट किया, dr जो कैलकुलेट किया था। dl जो है मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा d रो यूनिट वेक्टर प्लस रो d फाई यूनिट वेक्टर प्लस रो प्लस dz z यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम एलिमेंट जो है dv वो रो d फाई dz जो है वो आएगा। अब यहां पर जो रेंज है, रो की रेंज है रेंज ऑफ रो, यानी कि कहां से कहां तक इसकी लिमिट जो है वो जा रही है। तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, तो रो की जो लिमिट है वो जा रही है 0 से इन्फिनिटी। फाई जो है गोज फ्रॉम 0 से 2 पाई, पूरी रोटेशन, फुल रोटेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है, 0 to 2 पाई। तो फाई जो है वो फुल रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और z फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, और z जो है वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जो है वो जाएगा।
ठीक है जी। अब आगे ये टाइम ओवर हो रहा है, मैं कुछ रिलेशंस हैं उनको राइट डाउन करूंगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के, इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वो फिर हम कल वाले लेक्चर में जो है उसको करेंगे।